हाँ बच्चों, तो हम क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद योर बोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमें बताया कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, लेट अस गो ऑन टू बोर्ड मॉडल। इस बंदे ने सबसे पहली बात क्या करी, इसने बात करी एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स या हमारे स्टेशनरी स्टेट या शेल भी बोल सकते हो इसे, ये बाद में आएगा। शेल इज नॉट अ टर्म जो कि बोर्ड ने दी थी, तो मुझे हटा ही देता। उसने एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स की बात करी। यार ये वो एनर्जी लेवल्स हैं, या लेट अस से सिंपल टर्म्स में ये वो ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। अगर बीच में घुमाने की कोशिश करोगे दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में, तो इट विल लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द लोअर ऑर्बिट। करेक्ट, राइट। तो बेसिकली electron does not lose energy in these states. एनर्जी लेवल्स कह देता हूं, एनर्जी लेवल्स। दूसरा बंदे ने क्या बात करी, उसने कहा देयर इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? हम ये कहेंगे mvr इज एंगुलर मोमेंटम। m is the mass, v is the velocity of electron, r is the radius जिसमें वो घूम रहा है, radius of the orbit। तो mvr is your angular momentum। उस बंदे ने क्या कहा कि mvr is a integral multiple of h by 2 pi। that is also a statement। quantization of angular momentum can also be stated as that the angular momentum is a integral multiple of h by 2 pi। h by 2 pi हो सकता है, 2h by 2 pi हो सकता है, 3h by 2 pi हो सकता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, where n is the इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब इंटीजर वैल्यू है। और एक्चुअली n डिनोट्स द ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h by 2 pi। सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, 2h by 2 pi। थर्ड ऑर्बिट में 3h by 2 pi। क्लियर है बच्चों? राइट। हम कहेंगे सबसे काम की चीज, बोर्ड मॉडल एप्लीकेबल किसके लिए है? बोर्ड मॉडल इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब यार तुम्हें तो लग रहा होगा सिर्फ हाइड्रोजन। हम कहेंगे यार He प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, Li2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, B3 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो करवाया था मैंने। इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, He प्लस Li2 प्लस। आउटर में नहीं बेटा, ओवरऑल, ओवरऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। अब बच्चों आते काम की चीज पे, काम की चीज पे आते हैं, ठीक है ना। आई जस्ट रिमेम्बर दैट हनी सिंह का सॉन्ग। एनीवे इधर ध्यान दो, ठीक है बच्चों। हम कहेंगे जेडी है। हम ये जेडी क्या लिख रहे हैं यार, ई इज अ चार्ज ऑन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब ई पे यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है ना। दिस इज अ चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जेड आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, ई होता है, राइट। तो जेड इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन से न्यूट्रल हो गए। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई, राइट, विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। नाउ दैट इज ड्यू टू व्हाट, द अट्रैक्शन बिटवीन द, दैट सेंट्रीपिटल इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो हम कहेंगे इट विल बी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद है नहीं याद है? वही लगाने वाला हूं। Q1 is nucleus, this is charge on electron by r square। you just might be wondering मैंने साइन क्यों नहीं लिया, शायद मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे हम साइन नहीं लेते, साइन तो बस ये बता रहा है अट्रैक्शन है या रिपल्शन। सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट वी हैव गॉट। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? तो mv स्क्वायर बाय r is kze square by r square। that is the formula that we have got।
दिस वाज योर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है गाइस? यहां से बहुत चीजें आती हैं, ठीक है ना, अभी हम करेंगे। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट। हम कहेंगे पहली चीज हमारी, अभी हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बहुत सारे। हम कहेंगे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से ऊपर वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। मुझे बताओ, यहां पे मैंने आर उड़ा दिया एक, क्लियर है, तो mv² बचा, इसका हाफ कर देंगे तो यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना, तो इट विल बी kZe² बाय 2r। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फाइन, गुड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? k q1 q2 बाय r। हम कहेंगे वो क्या आएगा, k q1 क्या है, Ze माइनस c बाय r। पोटेंशियल एनर्जी में वी टेक द साइन, राइट? हाँ हाँ बेटा, माइनस ही लेंगे ना, मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में वी टेक द विद साइन, ठीक है ना, राइट? तो इट विल बी दिस गाइस। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कैन वी से इट विल बी माइनस kZe² बाय 2r, दोनों को ऐड कर दो। तो बेसिकली हमारा क्रक्स क्या आया, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूले से देख सकते हो, ठीक है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गाइस व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट, वो भी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है ना? व्हाट डज इट इंडिकेट, आई विल टेल यू इन अ मिनट जब मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज नेगेटिव साइन मीन। अब आते हैं गाइस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे सारे फॉर्मूले हमारे ऊपर से ही आएंगे, ऊपर से मतलब ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, mv² बाय r वाज kZe² बाय r², है ना? एक काम करो, इस r² को इधर भेज दो, ये हो गया। हम कहेंगे हमें एक और फॉर्मूला भी बताए, ये हमारा फॉर्मूला 1 था। फॉर्मूला 2 क्या था, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π, हाँ है ना? एक काम करो, इसमें ये जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन बना उसमें mvr की वैल्यू डाल दो, तो क्या बनेगा गाइस, v का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, v इंटू nh बाय 2π इज इक्वल टू kZe²। तो v का फॉर्मूला क्या आ गया, 2πkZe² बाय nh। हम कहेंगे भाई इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स ठहरे, 2π कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, सबकी वैल्यू डाल दो, आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁶ Z बाय। बेटा देखो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, आई वुड सजेस्ट इसका तो वो याद कर लो, क्या कैसे आया, नॉट दैट डिफिकल्ट, हाँ है ना? एक तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया, एक हमने mv² बाय r इक्वल टू kZ² बाय r² यूज किया। हाँ बेटा, हाँ, लेकिन जो वेलोसिटी का नीचे फॉर्मूला दिया है, यू हैव टू लर्न दैट। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, कर लिया नोट, कर रहे हो, करो इसे, नाइस, करते आओ। टाइम लगे अभी, हो गया, 2 मिनट लग जाएंगे, अच्छा वेट करो, होल्ड ऑन। डेरिवेशन यार मैं सीधा कह दूंगा याद कर लो, तुमको सर बहुत ज्यादा याद करने के लिए हो गया, अभी तो फॉर्मूले आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका डेरिवेशन याद कर लो कि तुम फटाफट निकाल लोगे, राइट? लेकिन जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज डालने का जो एक्सप्रेशन बना वो तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है ना? ये रटना है जो सबसे एंड में लिखा हुआ है, और जो एक्सप्रेशन है वो बनाना आना चाहिए, फटाफट बना लोगे अगर एग्जाम में आया। इसको याद नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए कह रहा हूँ कि इसका तरीका याद कर लो कैसे डिराइव होता है। अब ये काम करते हैं गाइस, ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, nth ऑर्बिट में। तुम देख रहे हो इट डिपेंड्स ऑन द
स्पीशीज इट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिट। एक ऑब्वियस सी चीज ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। दिस इज, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, z अपॉन n। क्या ये यहाँ का z, यहाँ का n, ये तो डिपेंड कर रहा होता है ना। z डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज टेकन, n डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है गाइस? राइट, सो दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज द फॉर्मूला। एक चीज बताओ, बाहर जाते आएंगे तो तुम्हारी स्पीड क्या होती आएगी? एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हाट विल हैपन टू दिस? स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि तुम्हारा एन बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों? तो एक चीज बताओ, काइनेटिक एनर्जी बाहर जाने पे क्या हो रही होगी? कम होती आएगी, करेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो आउटवर्ड। लिख लो कहीं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज वी गो आउटवर्ड। ये एज वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना गाइस? एज वी गो आउटवर्ड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं यार, वेलोसिटी का जो घिनौना सा एक्सप्रेशन बना था उसको इसमें डाल देते हैं। किसमें? इसमें डाल दो, mvr इक्वल टू nh/2 पाई में। तो यहां से r का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यू विल गेट अ एक्सप्रेशन फॉर r। तो मैं r का एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ये देखा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का है, इट इज h² n² h² बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। बच्चे कहेंगे सर बस निकल गए प्राण। ठीक है ना गाइस? आइडिया क्या है, उसमें सिर्फ जो वेरिएबल है वो n² है और z है। तो एक काम करो, सबकी वैल्यूज z, इसको 0.5 ले सकते हो, लेकिन अगर तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ प्लीज 0.529 उठा ले। ठीक है बच्चों? दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन एंगस्ट्रॉम। हमें पता है गाइस, n बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा है या Li2+ के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा है? फर्स्ट ऑर्बिट ले, दोनों का n सेम है। मैं पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए बड़ा रेडियस होगा या Li2+ के लिए? तो यार वहां पे देखो z डिनोमिनेटर में, जिसका z बड़ा उसका रेडियस छोटा। n तो दोनों का सेम ठहरा ना, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। करेक्ट, दैट्स नाइस। अब लोगों ने कहा यार एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मान लो a0। तो बच्चों a0 एक्चुअली क्या है? 0.529। हाँ है ना? तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैन आल्सो बी रिटन एज a0 n²/z एंगस्ट्रॉम। Rn can be written as radius of first orbit of hydrogen atom into n²/z, क्योंकि a0 is nothing but 0.529। n को 1 डालो, z को 1 डालो, तो a0 की वैल्यू 0.529 आती है। There is a radius of first Bohr's orbit। हाँ है ना बच्चों? फील आती नहीं आती? Rn बेटा, Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इतनी खराब हैंडराइटिंग क्या मेरी? ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। एनीवे, यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? अब लोगों ने कहा यार एक काम करते हैं, हमारा टोटल एनर्जी क्या आई थी बच्चों? इट वाज -kze²/2r। हाँ है ना बच्चों? लायको समझ गए? हम कहेंगे ये आ गया। एक काम कर दो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डाल दो, आर का जो एक्सप्रेशन आया था ना घिनौना, वो इसमें दे मारो। बच्चे कहेंगे सर बस और आगे नहीं, और आगे नहीं मत बोल देना। 2 पाई स्क्वायर k² e⁴ m इंटू z² को बाहर रखता मैं, बाय h² इंटू z²/n²। हम कहेंगे भाई z और n आर वेरिएबल, डिपेंड करता है ना गाइस कौन सी स्पीशीज ले रहे हो, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, और बाकी सारा है कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला आता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n²। जूल। बेटे ये आंसर किसमें आता है हमारा? जूल में। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। ठीक है ना गाइस? पोटेंशियल एनर्जी करोगे इसका डबल कर दो, काइनेटिक एनर्जी करोगे नेगेटिव साइन हटा दो, कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव हो सकती है, तुम्हारी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अब मुझे बताओ बच्चों, इस फॉर्मूले को देख के दूर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है घट रही है?
एक्चुअली बढ़ रही है, ध्यान से देखो नेगेटिव साइन है। हम कहेंगे ऐसे मान के चलो पहले -6 थी, फिर -5 हुई, फिर -4 हुई, फिर -2 हुई। गेटिंग द आइडिया? तो एनर्जी इंक्रीजेज एज वी गो आउटवर्ड, राइट? तो इसको ध्यान से देखो बच्चों, टोटल एनर्जी इंक्रीजेज एज वी गो आउटवर्ड या एज इलेक्ट्रॉन गोज आउटवर्ड। यार वी में ना बड़ा अजीब सा लगता है, हम आउटवर्ड भाग गए। एनीवे इधर ध्यान दो, तो टोटल एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव आउटवर्ड। टोटल बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, कदों का साइन तो सेम ठहरा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है ना। मुझे बताओ इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एनर्जी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब है जब बंदा बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी जीरो। टोटल एनर्जी इसलिए जीरो है गाइस क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल भी जीरो है, काइनेटिक भी जीरो है। काइनेटिक तो अभी हमने पढ़ा था, वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी तो जीरो जा ही रही थी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ क्यों जाएगी? हम कहेंगे यार बहुत दूर हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, मतलब पोटेंशियल भी जीरो, टोटल भी जीरो आएगा फिर, हाँ है ना। तो पहली काम की चीज तो क्या हो गई कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, और इंक्रीज हो के कहां पे जा रही है? जीरो पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो एनर्जी जीरो है। हम कह रहे हैं बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है जब तुम अंदर पास आते जाओगे न्यूक्लियस के, तो एनर्जी क्या होती जाएगी? नेगेटिव, कम होती जा रही है ना बेटा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जीरो है। तो और पास आओगे एनर्जी कम होगी, हमें पता है न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होती है, बाद में दूर जाते हुए बढ़ रही है, बढ़ के जीरो आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले वाली वैल्यूज होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, जो कि हमें दिख भी रहा है साइंस। हमने कहा बहुत वैल्यूज आएंगी, ये थी जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो। अब बच्चे कहेंगे सर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कहा यार ये था पर एटम, मतलब एक एटम के लिए, राइट? क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दो यार 1 मोल एटम्स में है, इलेक्ट्रॉन कहीं है, राइट? तो यार हमने कहा 1 मोल के लिए भी हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस? बच्चे कहेंगे सर अब आप मजे ले रहे हो। नहीं मजे ले रहा, वैल्यूज याद करनी है तो करनी है। 1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। गाइस ये किलो जूल में करने के बाद आ रहा है आंसर ये हमारा, समझ आया नहीं आया बच्चों? यार एक यूनिट भी याद करो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्थ। ये याद करने की चीज होती है बच्चों। हाँ थोड़ी देर है ना, बच्चे कहने वाले अर्थ, ERGS अर्थ। बच्चों एक चीज कभी मत कहना कि सर ये भी याद करना पड़ेगा, मैंने जो लिखवा दिया ना वो याद होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। हाँ भाई, हम क्या कहेंगे गाइस, अब एक काम की चीज ध्यान से सुनते आना। लेट अस फाइंड आउट, यहां तक समझ में आ रहा है अभी तक जो मैंने बताया है? ओके। तो बच्चों एक बड़ी काम की चीज पे आते हैं। हम कहेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ, व्हाट इज द एनर्जी को छोड़ो अभी, हम कहेंगे भाई ये हमारा न्यूक्लियस ठहरा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है बच्चों? होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे हैं, मतलब लेट अस से सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो घूम रहा है। हमने इस पे फोटोन दे मारा, कड़क फोटोन मारा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उसको एनर्जी मिल गई फोटोन की, बाहर जाएगा, इट विल जंप आउटवर्ड। हाँ है ना बच्चों? ये कब हुआ? फोटोन टकराया, हाँ बेटा बोलो। हाँ मतलब मैंने वही तो किया है, बाहर मतलब बाहर का मतलब इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, बाहर के ऑर्बिट्स में चला गया है ना बेटा, राइट? तो हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला गया। हम क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारा सपोजिंग इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में, अब थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया, तो क्या हम कह सकते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी रही होगी? एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ है ना? वही एनर्जी को लेके ही तो वो थर्ड स्टेट पे कूदा है, थर्ड एनर्जी लेवल पे। तो कैन वी से इन दिस पर्टिकुलर केस energy of third orbit minus energy of first orbit will be equal to hc/λ या h nu for that matter, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? किसकी एनर्जी? फोटोन की या E3 E1 की? E3 E1 के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है ns ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होती है, या तो ये लगाओगे या ये लगाओगे। तो वहां पे जो ns है वो 1 और 3 होगा। हाँ एक बार n1 होगा, एक बार n3 होगा, और उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। समझ में आया नहीं आया बेटा? नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ। हम कहेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स
जो भी एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। है या नहीं? ये चीज समझ आई नहीं आई? जो भी एनर्जी डिफरेंस आया बिटवीन द टू स्टेट्स, वन इट जंप्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू थर्ड स्टेट, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों का वो किसने सप्लाई किया था? फोटोन ने, राइट। ठीक है ना बच्चों? तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट। अब मैं कह रहा हूं यार 3 पे है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, थोड़ी देर में बंदा क्या कहेगा, यार आई वांट टू गो डाउन, आई वांट टू लूज एनर्जी, आई वांट टू गो बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होती है स्टेबल स्टेट, मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या है, n=1। तो अब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करना चाहे, हम कहेंगे बेटा जंप कर जाओ, तुम्हें करना है करो, ठीक है ना। वो जंप कर गया, इस बार क्या है यार, उसे अपनी एनर्जी कम करनी है ना, तो इस बार वो फोटोन बाहर फेंकेगा। समझ आया नहीं आया? पहले उसने फोटोन लिया तो अंदर से बाहर गया, जब बाहर से अंदर आएगा तो वो फोटोन बाहर फेंक देगा। गुड। तो इन दैट केस इट विल एमिट अ फोटोन। काम की चीज देखो बच्चों, काम की चीज ये ठहरी कि उसने जिस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके 1 से 3 पे गया था, उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा जब 3 से 1 आएगा। राइट, करेक्ट। क्लियर और नॉट? मतलब जिस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, मतलब फोटोन की एनर्जी को, टू जंप फ्रॉम 1 to 3, उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो एमिट कर रहा है व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 1। दैट्स वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे गाइस, अब तुम कहोगे सर जब फोटोन एमिट हो रहा है तो क्या हमें ये करना चाहिए, E1 minus E3 is equal to hc by lambda? I mean, is this correct or not? मैं कहूंगा गाइस, मतलब लगता है कि फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट यही तो करना चाहिए। हम कहेंगे बेटा E1 माइनस E3 तो नेगेटिव आएगा, राइट, क्योंकि एनर्जी 1 की कम है, 3 की ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा एक रूल बन गया, हमने कहा भाई हम हायर माइनस लोअर करेंगे, चाहे वो तुम्हारा लोअर टू हायर जा रहा है या हायर टू लोअर जा रहा है, हमें एनर्जी डिफरेंस जब लेंगे इट विल ऑलवेज बी हायर माइनस लोअर, राइट। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए एनर्जी डिफरेंस का। साइन का हम क्या करेंगे, साइन तो बेसिकली ये बताता, अगर बताता तो अगर हम साइन लेते वो ये बताता कि फोटोन एमिट हुआ या फोटोन एब्जॉर्ब हुआ। वो हमें क्वेश्चन में दे देगा, वो कहेगा फर्स्ट से 3 पे आया, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। सपोजिंग, मतलब अभी तुम्हें ये फॉर्मूला पता नहीं है, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन आइडिया 1 से 3 गया, 3 से 1 गया, वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रहा है, और वो क्या पूछेगा तुमसे, वो वेवलेंथ पूछेगा फोटोन की, राइट। तो आइडिया क्या है, हमें साइन नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब। क्लियर है गाइस? हमारा फॉर्मूला यही बना रहेगा। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ बच्चों, यहां तक समझ आया नहीं आया कि हम हमेशा क्या लेंगे, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड। क्लियर है? तो लेट मी से द इनिशियल स्टेट इज n1, मतलब लोअर स्टेट इज n1 एंड हायर स्टेट इज n2। ठीक है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1, मतलब एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे बोलो तो सही, हाँ बच्चों, राइट, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। हम क्या कहेंगे बच्चों, हम काम की चीज सुनो, ये हमारा फॉर्मूला है यार। जब ये एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1 करोगे, यहाँ पे एक काम करो, इस घिनौने से एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में एक बार n2 लो, फिर एक बार n1 लो, और n2 माइनस n1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। यू विल हैव hc बाय लैम्डा is equal to 2.18 into 10 raised to the power minus 18 into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। क्लियर है या नहीं बच्चों, ये बता दो मुझे गाइस, क्लियर हो गया फॉर्मूला? बोलो। z स्क्वायर है बेटा। भाई तुम लोगों ने तो मेरी हैंडराइटिंग की बहुत बेइज्जती कर डाली, इधर ध्यान दो। अब समझ आ रहा है? अब बच्चे कहेंगे सर 2 स्क्वायर है, अब मत कहना कुछ। हाँ ठीक है बच्चों, फॉर्मूला समझ आया नहीं आया? दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव बेटा, 2.18 into 10 to the minus 18 z square by n square। ध्यान से देखो, ये वाला यूज किया हमने। कहा यार एक काम करते हैं, व्हाई डोंट यू कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हैं। बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूले आप है ना बनाए जा रहे हो, क्या मन नहीं कर रहा फॉर्मूले याद करने का? n1 स्क्वायर माइनस, हाँ अभी तुमने क्वेश्चन देखे कहाँ हैं, अभी तुम देखोगे तुम समझ जाओगे।
ये क्या है बच्चों? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स इन, तो बेटा हमें फोटोन की एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी पड़ेगी। हाँ है ना? क्या बेटा हम n2 माइनस n1 करें, तुम रियलाइज करो फॉर्मूले के बाद ये बनेगा, डाल के देखना n2 माइनस n1, n2 के साथ नेगेटिव है जो कि तुम यहाँ पे अगर खोलोगे तो n2 के साथ नेगेटिव ही आ रहा है, n1 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, करके देख लेना। यहाँ तक समझ गए बच्चों? अब लोगों ने कहा यार एक काम करते हैं, ये तो बहुत गंदा, मतलब इस फॉर्मूले को तो छोड़ ही दो फॉर द टाइम भी, ठीक है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले पे आओ। उन्होंने कहा यार इससे हमें नॉर्मली वो क्या कहेगा, से फर्स्ट से थर्ड पे जंप कर गया, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, 1 से 3 पे जंप करा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। हमने कहा भाई ये फॉर्मूला लगा दो। लोगों ने कहा हट, एच तो कांस्टेंट है रहा, हम ये काम करते हैं एच की वैल्यू डाल के एक सुंदर सा एक्सप्रेशन बना लेते हैं। समझ आया नहीं आया? तो उन्होंने एच की वैल्यू डाली और उन्होंने 1 बाय लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाला। 1 बाय लैम्डा का एक्सप्रेशन होता आर जेड स्क्वायर, अभी आर इज अ कांस्टेंट, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अभी बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूलों की भरमार आने वाली है हमारे पास। ये आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मतलब ये वैल्यू हमारी किस में निकल के आने वाली हुई बच्चों? मतलब यहाँ से वेवलेंथ जो निकालोगे वो किस में आएगी बच्चों? वेवलेंथ मीटर में, वेवलेंथ निकाल दें आप, ठीक है बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट? फिर हमने कहा यार एक काम करते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस से के काम करते हैं कि लेट अस, पहले एक काम करो, इसकी जो यूनिट है ना वो सेंटीमीटर में भी आ जाती है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ऐसी वैल्यू दे रहा है तुम ऊपर वाली यूज करो, ऊपर वाली इज ऑब्वियसली कन्वीनियंट, ठीक है? तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में ये वैल्यू दे देते हैं, अगर उन्हें दे भी दी तुम उसे यूज नहीं करोगे, तुम इसे यूज कर लो, काम आसान हो जाएगा। एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, n1 से n1 इक्वल टू 1 से n2 इक्वल टू 3 पे जा रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, 1 से 3 पे जा रहा है, बताओ बच्चों, निकाल के देखो। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, काम की चीज क्या ठहरी, तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हारी जान ले जाएगी, ठीक है ना? वही मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम एक्सप्रेशन लिखो एंड यू अंडरस्टैंड कि इट इज डिफिकल्ट। हम कहेंगे 1 बाय लैम्डा is equal to 1.097 into 10⁻⁷ into 1 square by 1 by 1 square minus 1 by 3 square, है ना? तो वेवलेंथ क्या आ गया? Do you realize it will be 1 by 1.097 into 10⁻⁷ into 9 by 8? हाँ या ना? थोड़ा करके देखो गाइस, समझ में आता ना आता? हम कहेंगे बहुत खराब एक्सप्रेशन है और ये आंसर किसमें दे रहा है, तो हमने कहा ना ये तरीका हमें पसंद ना आया, तुम एक काम करो हमें इसकी वैल्यू याद करवा दो, ठीक है? 1 बाय आर की वैल्यू याद करवा दो, और वो भी किसमें, मीटर में नहीं, एंगस्ट्रॉम। तो इसीलिए मैं सारा मिटा के तुम्हें 1 बाय आर की वैल्यू याद करवाने के लिए कह रहा हूँ। इट इज 911.5 एंगस्ट्रॉम। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स द होल पॉइंट कि तुम्हें 1 बाय आर की वैल्यू याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। एक और चीज बच्चों, 1 बाय वेवलेंथ क्या होता था? वेव नंबर किसी बच्चे को याद है, नहीं याद है? वेरी गुड, दिस इज योर वेव नंबर, रिमेंबर दैट गाइस। कई बार क्वेश्चन में वेव नंबर दे देंगे, किसी को याद था, नहीं याद था? लिखवाया था, वेरी गुड, एक बच्चे को तो याद है, बाकियों को क्यों नहीं याद है भाई? ओके बच्चों, एक और चीज यार, गाइस गाइस गाइस, एक चीज और यार, ये हमारा क्या था, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग एनर्जी। वो रेडबर्ग कांस्टेंट था, ये है रेडबर्ग एनर्जी। एक चीज और गाइस, मेरी क्लास में ना खुला खुला लिखा करो, आर एच, रेडबर्ग बर्ग एनर्जी, आर एच। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? अब समस्या क्या रह रही बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें ताकि तुम्हें पता चल सके इन फॉर्मूले में दर्दनाक चीजें होती है, अगर तुम वैल्यूज याद कर लेते हो ना बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में,
ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 में, इलेक्ट्रॉन इज इन n इक्वल टू 1, उसने 12 कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब किया। व्हाट इज द स्टेट जिसमें वो कूद के चला गया? कैसे यूज करोगे? n2 निकालना है हमें, n1 दे रखा है, z दे रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यू हैव टू टेल मी n2 स्टेट। पहले ये बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? भाई काहे लिखोगे? 1242 बाय लैम्डा की तो वैल्यू दे दी उसने 12.09। ठीक है बेटा, वेवलेंथ दिया होता तब हम 1242 बाय लैम्डा यूज करते हैं ना। 13.6 z स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। बच्चे कहेंगे सर हम तो इसमें भी मर गए जाके, n स्क्वायर। हाँ है ना, मतलब इसमें भी शहीदी हो जाना है तुम लोगों ने। तो मैं तुम्हें एक और आइडिया देता हूँ, वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। तुम्हें ना इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी याद कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम याद कर लो। 6 की याद करवाऊंगा, 4 दिखाए थे मैंने, 6 की याद करवाऊंगा, तुम्हें याद करने हैं। ठीक है गाइस, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करना शुरू करो। क्वेश्चन को अभी बाहर में गया क्वेश्चन इसीलिए बताया मैंने ताकि तुम समझ सको कि ये क्वेश्चन ना हो पाते। ठीक है ना गाइस? एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई एनर्जी ऑफ फर्स्ट क्या होता है? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर फॉर्मूला होता है नहीं होता है बच्चों? राइट, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन एटम है 1 स्क्वायर बाय फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें E1, हम कहेंगे भाई बाय 1 स्क्वायर कर दो, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो पहले की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6। E2 में क्या करोगे बच्चों बताओ मुझे? बाय 2 स्क्वायर n स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, फॉर्मूला तो हमें याद है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 बच्चों किससे डिवाइड करोगे तुम? वेरी गुड, -1.51। अब मैं बाकियों का सीधा वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये नहीं बता रहे आ कहां से रही है। E4 इज -0.85। एक्चुअली गाइज मैं जो कहता हूँ ना कि यार याद कर लो, व्हाट आई मीन इज कि तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए उसके लिए याद कर लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कई बार बच्चों से मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि सर आप तो रटवा रहे हो। भाई अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब देखना गाइस क्वेश्चन कितनी आसानी से होगा, वही क्वेश्चन जो ऊपर किया था। ये वैल्यूज हमने याद कर ली। क्वेश्चन ज्यादा देंगे भी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि बच्चा उस फॉर्मूले को यूज करे और मर जाए उसमें जाके। हम कहेंगे इनमें इन एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस देखो और बताओ कौन से का डिफरेंस 12.09 आ रहा है। कौन से दो गधों का डिफरेंस 12.09 है? हमें पता है ना दो स्टेट्स है, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट उसने बता रखा है तो हमें पता है 13.6 फिक्स्ड है। दूसरी स्टेट कौन सी लोगे जिनका डिफरेंस 12.09 आ जाए, विच इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो उसका देना थर्ड। वेरी गुड, इसका मतलब 1 से कहां जंप किया है? थर्ड पे। क्वेश्चन खत्म। समझ आया नहीं आया बच्चों? हमने कहा एनर्जी, पहली चीज फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी थी? -13.6। वहां मतलब उसमें वो पहले बैठा हुआ था। हम पूछ रहे हैं 12.09 एनर्जी देने के बाद वो कहां जाके मर गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना? फर्स्ट स्टेट में बैठा है मतलब -13.6 उसकी एनर्जी है, उसने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब किया। अब वो कहां जाके गिरा? या तुम एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस देखो, चेक करो 12.09 किस में आता है, क्योंकि उतनी एनर्जी का हमने फोटोन डाला है। हाँ है ना? ये तो हमने कह रखा है इतने एनर्जी का फोटोन डाला है, चेक करो किसका डिफरेंस 12.09 आ रहा है, किन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस 12.09 आ रहा है। हम कहेंगे एक तो हमें पता है 3 का ना, 13.6 - 1.51 इज 12.09। इसका मतलब है बंदा एक स्टेट 3 है एक स्टेट 1 है। हम 1 तो पता ही है हमें, इसका मतलब है जो दूसरी स्टेट है वो कौन सी है? 3। मतलब 1 से 3 जंप किया आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.09। क्लियर और नॉट? वेरी नाइस, क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया नहीं हो गया बच्चों? या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, आंसर निकालते हुए तुम कहते -13.6 है +12.09 कर दो,
इतनी एनर्जी फर्स्ट स्टेट में, इतनी एनर्जी हमने सप्लाई करी, तो अब एनर्जी कितनी आ रही है, इतनी। हम कहेंगे थर्ड में बैठा है बंदा, काम खत्म, क्वेश्चन ओवर। फील आई नहीं आई बच्चों? बड़ी जल्दी फील आ गई, इतनी जल्दी तो मैं फील एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था तुम लोगों से। हाँ तो समझ गए बच्चों? गुड। कुछ फॉर्मूले करते हैं। अरे कैसे नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इधर ध्यान दो। 2 मिनट का वेट, अच्छा अभी करता। ये प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। अरे अभी तुमने क्वेश्चन तो करे ही नहीं, प्रोसेस कर किस चीज को रहे हो? क्वेश्चन को प्रोसेस करना है, उसको करना है। चलो पॉज कर देते हैं, वैसे क्या याद रखोगे। हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था, ये वैल्यूज याद करना बहुत हेल्पफुल रहता, जो मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है ना। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। इसके लिए जो काम की चीज है ना, वो छोटी सी है, जो तुम्हें याद करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? हम कहेंगे भाई ये न्यूक्लियस ठहरा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा इन एनर्जी लेवल, राइट। हम कहेंगे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, कैन आई से इट विल बी 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम फॉर रेवोल्यूशन, है ना बच्चों। अब जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो क्या होगा बच्चों? टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है बेटा? 2 पाई आर बाय वी, राइट। तो बच्चों पहली चीज टाइम को देखो, टाइम पीरियड, हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन जेड एंड एन। क्वेश्चन इतना ही आएगा, हाउ टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन जेड एंड एन। हम कहेंगे बच्चों टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाय वी, हाँ है ना। यार आर किस पे डिपेंड करता है? हाउ इज इट डिपेंडेंट ऑन एन एन जेड, एन स्क्वायर बाय जेड होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, दिस इज आर। एंड हाउ इज वी डिपेंडेंट बच्चों? जेड बाय एन, बोलो गाइस। राइट, तो यहां से हमारा निकल के क्या आता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। फैक्ट टू लर्न है गाइस। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को देखोगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। बस यही याद करना है कि हाउ टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन एन एन जेड एंड हाउ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन डिपेंडेंट ऑन एन एन जेड। अच्छा बच्चों एक चीज और, एनर्जी हमने कैसे देखा था? इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये बता रहा है बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है बच्चों? गुड। एक और काम की चीज, हाउ इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंडेंट ऑन जेड एंड एन। बताओ बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डिपेंड करेगा? हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हाँ है ना, जिसको हम लिख सकते हैं के जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर, हाँ है ना। तो बेसिकली कैन आई राइट दिस डाउन एज के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। हम कहेंगे जेड आया, और आर कैसे डिपेंड करता है बच्चों? एन स्क्वायर बाय जेड। तो दिस इज आर इज एन स्क्वायर बाय जेड, हमारे पास आर स्क्वायर है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाय एन डी पावर। ये तुम्हें याद होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल, ठीक है ना, कि हाउ इट इज डिपेंडेंट, दैट्स इट। ओके गाइस, you had to learn this, that was the only thing that you had to do। फॉर्मूले हमने कर लिए एनर्जी के, रेडबर्ग एनर्जी बता दिया मैंने, रेडबर्ग कांस्टेंट बता दिया। अब आते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम पे, लेट अस गो ऑन टू स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, हाँ स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अरेंजमेंट, अरेंज करना, अरेंज रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो हम वेवलेंथ लिखते हैं, ठीक है बच्चों। जितनी भी रेडिएशन प्रेजेंट है एक लाइट में, उन सबको अरेंज करके रख देना इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। एक लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, तो उनको अरेंज कर देना। तो गाइस स्पेक्ट्रम होता है दो तरह का, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है ऑल intermediate wavelength are present in spectrum, जैसे रेनबो।
वेवलेंथ आर प्रेजेंट इन स्पेक्ट्रम, एग्जांपल रेन। बेटा ऐसे मान के चलो हमारे पास एक मिनिमम वेवलेंथ रेडिएशन है जो प्रेजेंट है, ठीक है, एक मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन है जो प्रेजेंट है लाइट में। अब अगर सारी इंटरमीडिएट वेवलेंथ प्रेजेंट है लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स के बीच में, जो लाइट का लैम्डा मिन लैम्डा मैक्स, अगर उसके बीच की सारी वेवलेंथ लाइट की प्रेजेंट है तो वी कॉल इट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर है गाइस? गुड। मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच की जितनी भी रेडिएशन है अगर वो सारी प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं उसे? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आते हैं दूसरे पे, डिसकॉन्टिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम, हम कहेंगे इसमें क्या होता है बच्चों? देयर इज, इट हैज डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड लाइंस विद गैप्स, या हम गैप्स को क्या बोलते हैं? डार्क एरियाज। विजिबल लाइट की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? आइडिया क्या है कि हमने इसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है, ये लैम्डा मिन ठहरा, ये लैम्डा मैक्स ठहरा, इसमें कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है, सारी प्रेजेंट नहीं है। लैम्डा मिन लैम्डा मैक्स के बीच में तुम्हारी 2-3 पर्टिकुलर वेवलेंथ ही प्रेजेंट है, सारी प्रेजेंट नहीं है। तो इनके बीच में जो वेवलेंथ मिसिंग है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे गाइस? डार्क एरियाज। करेक्ट। तो बच्चे 2 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। hold on, emission spectrum, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन को देखो गाइस, हमने कहा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, हमने लाइट मारी यहां पे, यार उसने एक या 2 पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उससे इधर से इधर जंप करा, फिर इधर से इधर जंप करा, ठीक है ना? तो गाइस लाइट जब हमने मारी तो उसने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, बाहर जंप कर गया। अब जो रिमेनिंग लाइट है उसका हमने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, जब हमने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो यार ऑलमोस्ट सारी लाइट प्रेजेंट है एक्सेप्ट अ फ्यू जो कि उसने एब्जॉर्ब कर ली। मतलब यू विल हैव ब्राइट एरिया, पूरा ब्राइट एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ प्रेजेंट इन द लाइट। हम कौन सी लाइट को देख रहे हैं? जो यहां से निकल के आ रही है, उसमें यू विल हैव लॉट्स ऑफ ब्राइट एरियाज विद अ फ्यू डार्क लाइंस। समझ गए? तो यू विल हैव अ ब्राइट एरिया पे डार्क लाइंस। ब्राइट एरिया का मतलब है बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, उनमें से कुछ पर्टिकुलर मिसिंग है जो कि तुम्हारा एब्जॉर्ब करके वो जंप कर गया। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे। ये एब्जॉर्प्शन था बच्चों। अब आते हैं एमिशन। एमिशन का मतलब जब वो बंदा ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, पे ये भगवान, बंदे ने जंप किया, कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चों? हम इस स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट दिस स्पेक्ट्रम। हाँ, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या थी? प्रेजेंट थी। मतलब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सारा डार्क एरिया होगा एंड यू विल हैव 1 और 2 ब्राइट लाइंस जो कि बेसिकली प्रेजेंट थी, ठीक है ना बच्चों? तो यू विल हैव डार्क एरिया, पूरा एरिया तो ऑलमोस्ट डार्क होगा, यू विल हैव डार्क पे ब्राइट लाइंस। हाँ या ना बच्चों? गुड, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है गाइस, अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहली चीज ये चीज समझ में आई या नहीं आई? देन विल गो ऑन टू एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सी चीज समझ में आई नहीं आई? ये चीज कि ये जो फॉर्मूला है ये हम कब यूज करते हैं?
ये हम तब यूज करते हैं जब हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब या एमिटेड निकालना, एनर्जी निकालनी है जूल में तो ये यूज करेंगे, एनर्जी निकालनी है जूल में व्हेन इट जंप्स फ्रॉम सम पर्टिकुलर ऑर्बिट टू अनदर तो ये लगाएंगे, वही एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये लगाएंगे, और सिर्फ वेवलेंथ निकालनी है तो ये लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे बच्चों। फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ बेटा, हाँ एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में बात करेंगे बेटा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टियन, ब्रैकेट, फुन, हम्फ्री, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम। गाइस इसमें क्या होता है, सीरीज होती है या लाइंस होती है, ठीक है ना गाइस, सीरीज या लाइंस होती है इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करते हैं। देयर आर सम सीरीज और लाइंस इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लाइन वर्ड यूज करा हुआ है, सीरीज वर्ड यूज किया है, यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हायर टू लोअर, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। whenever you encounter this term series या lines, that means we are talking about emission spectra। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं लाइमन सीरीज। हर एक में हो सकता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो भी है उन सब में हम इसकी बात कर सकते हैं। लाइमन सीरीज होता है जब वो हायर से डायरेक्टली किस पे जंप कर रहा है, 1 पे, करेक्ट, हायर से डायरेक्टली किस पे जंप करा, 1 पे, दैट इज लाइमन सीरीज। मतलब 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, इवन इन्फिनिटी टू 1, दैट विल बी लाइमन सीरीज। ठीक है बच्चों, बाल्मर सीरीज पे आते हैं, हायर टू 2, पास्टियन पे आते हैं, हायर टू 3, ब्रैकेट सीरीज पे आते हैं, हायर टू 4, फुन सीरीज पे आते हैं, ब्रैकेट, और लास्ट पे आते हैं हम्फ्री सीरीज, हायर टू 6। क्लियर है बच्चों? फुन, PFUND, फुन सीरीज, एंड लास्ट इज हम्फ्री सीरीज। अब बच्चों एक बड़ी काम की चीज गाइस, यहां तक समझ गए? लिखो बच्चों, राइट इट डाउन। स्पेस रख के लिखना गाइस, क्योंकि अगर मैं बीच में कुछ और लिखूंगा तो यू वोंट हैव एनी स्पेस लेफ्ट, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूं। ठीक है, राइट। अब मैं एक चीज बताने वाला हूं विच इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना गाइस, ओनली हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज की चाहे तुम कोई भी ट्रांजिशन देख लो, मतलब 2 to 1, 3 to 1 या इंफिनिटी टू 1, all the wavelength of light will be in UV region। UV region, जो भी तुम्हारी वेवलेंथ होंगी दे विल बी इन यूवी रीजन। यूवी रीजन का मतलब समझ रहे हो गाइस, वेवलेंथ लेस देन 3800 एंगस्ट्रॉम। लास्ट क्लास याद है नहीं याद है बच्चों? सिमिलरली फॉर बाल्मर सीरीज, ऑल द रेडिएशंस 3 to 2 से लेके इंफिनिटी टू 2 दे विल लाई इन विजिबल रीजन। मतलब वो वेवलेंथ किसके बीच में होगी, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। बाकी सारी की सारी विल लाई इन infrared region। This lies in near infrared region, close to the visible one। ठीक है ना guys? इन सब में wavelength will be greater than 7600 angstrom। दूसरा किस में लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन। अभी करता हूं, ये मिनट रुक जाओ। ये भी किस में लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में। एंड द लास्ट वन विल लाई इन फार इंफ्रारेड रीजन। मतलब इन सब की वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 7600 एंगस्ट्रॉम। ये लो कर लो, समझ में आया नहीं आया बच्चों? अच्छा गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर बंदा 2 से 3 जा रहा है तो कौन सा स्पेक्ट्रम है? 3 आ रहा है, मतलब इनमें से कौन सा? कोई भी नहीं होगा। इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम गाइस, एब्जॉर्प्शन 2 to 3 की बात कर रहा हूं, नॉट 3 to 2।
अच्छा हो गया लोअर टू हायर हाँ करेक्ट, इट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। फाइन, इनमें से कोई भी सीरीज नहीं होगा वो। कर लिया नोट? करो बच्चों, नोट करो फटाफट, हो जाए तो बता देना। स्पीड स्लो है बच्चों की। क्या सिर्फ केमिस्ट्री है? कर दो नीचे, ये लो, ठीक है, कर लिया नोट? गुड। तो ये हमारा, अब बच्चों ये सारा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन बना सके, ठीक है। मतलब वो सीधा कह सकता है कि भाई 3 से 2 जा रहा है, वो कहेंगे नहीं ये तो बहुत घटिया तरीका हो गया बताने का कि 3 से 2 जा रहा है, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, ऐसे, ताकि बच्चा गलत करे। तो अभी समझते होगा फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट लाइन के लिए एक और टर्म क्या है, अल्फा लाइन। अल्फा लाइन का मतलब होता है n+1 से किस पे जाना, n पे जाना। सेकेंड लाइन का मतलब क्या होता है, बीटा लाइन, इसका मतलब होता है n+2 से n पे जाना। ऐसी गामा लाइन या थर्ड लाइन क्या होता है, इट इज n+3 से n पे जाना। बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, आया या नहीं आया? आ गया। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा, बाल्मर का मतलब है 2 पे जा रहा है, और फर्स्ट लाइन बोला है इसका मतलब 3 से, राइट। तो मुझे बताओ सेकंड लाइन इन ब्रैकेट सीरीज क्या होगा? सर 6 to 4 वेरी गुड, समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? गुड, दैट्स नाइस। ये हमारा हो गया। अब काम की चीज बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, थर्ड लाइन हो गया। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? सर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए तो n=1 होगा, मोस्ट स्टेबल स्टेट है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? हाँ 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? अब समझ आ रहा है, स्टेटमेंट क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो वो ये भी कह सकता है कि बंदा थर्ड एक्साइटेड स्टेट से एक ट्रांजिशन शो कर रहा है विच इज गोइंग इनटू बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन है, तो कहां से कहां जा रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन शो कर रहा है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट से बाल्मर सीरीज ऑब्जर्व हो रही है, इसमें जा रहा है। अब एन सर कहीं बाल्मर सीरीज का मतलब 2 पे गया, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट से गया मतलब तुम्हारा 4 से 2। गुड। लेकिन से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n=2, मतलब ग्राउंड स्टेट इज नॉट एक्साइटेड, वो 1 है, तो फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया 2, सेकंड एक्साइटेड मतलब 3, थर्ड एक्साइटेड मतलब 4। आपने क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट से बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन शो कर रहा है। 4 से वेरी नाइस। अब बच्चों काम की चीज, ट्रांजिशन corresponding to लैम्डा मिन या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम या एनर्जी मैक्सिमम, ये कौन सी ट्रांजिशन होगी बच्चों बताओ मुझे गाइस। सपोजिंग n पे जा रहा है, तो गाइस इज इट n+1 to n या इज इट इंफिनिटी टू n? भाई हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, हमें पता है nth स्टेट में जाके मर रहा है वो, इसका मतलब है मैक्सिमम एनर्जी तो तब होगी ना जब मैक्सिमम दूरी से गिरेगा, हाँ है ना। गुड। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें लैम्डा मिन या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए लाइमन सीरीज के लिए, तो कहां से कहां जा रहा होगा? इंफिनिटी टू 1, हाँ है ना। बाल्मर सीरीज के लिए लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इंफिनिटी टू 2, राइट। हम क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं सीरीज लिमिट। दिस इज नोन एज सीरीज लिमिट। समझ में आया या नहीं आया? राइट बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? अच्छा गाइस, ये जो अभी मैंने बात करी एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों, एक काम की चीज देखो, बड़ा अच्छी फील आएगी यार। हमने एनर्जी डायग्राम देखते हैं, एनर्जी डायग्राम,
तुम्हें याद है सबसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी? -13.6। हाँ है ना, Yes, sir. इसको ले लिया मैंने -13.6। सेकंड की कितनी थी? Sir, -3.4, थर्ड की कितनी थी? -1.5, फोर्थ की आ गई। -0. कुछ चीज ऑब्जर्व हो रही है या नहीं हो रही है, ये बता दो मुझे। समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व। द एनर्जी गैप एज वी मूव आउटवर्ड इज डिक्रीजिंग। अगर कोई कहता है से n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, हम कहेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? इंफिनिटी टू 1। सबसे कम एनर्जी किस में होगी? 2 to 1। है ना बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? मैक्सिमम एनर्जी होगी इंफिनिटी टू 1 और मिनिमम एनर्जी होगी 2 to 1। अब सपोजिंग कोई बंदा कहता है, ध्यान से देखो, ये तो तब था जब कोई एक स्टेट सेम रख दी। अब किसी ने कहा 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन किस में होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन से में होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किस में है? 2 to 1। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन मैक्सिमम कर रहा हूं, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं कर रहा हूं। 5 to 4 में तो एनर्जी गैप सबसे कम होगा ना बेटा, सबसे कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा बाहर। मैं पूछ रहा हूं मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन किस में निकलेगा? वी आर कंपेयरिंग दीज वैल्यूज गाइस, सक्सेसिव वैल्यूज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज इंपॉर्टेंट। वो तुम्हें 4 केस दे देंगे, कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है सबसे कम एनर्जी गैप। सक्सेसिव में ऊपर वाले उठा लो, जैसे 5 to 4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। क्वेश्चन में देखोगे बेटर फील आएगी। ओके अब बच्चों एक और काम की चीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस possible when electron jumps from n2 to n1 स्टेट। हायर से लोअर पे जंप कर रहा है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है? उसके लिए फॉर्मूला होता है, स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कितना तुम्हारा डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट ऑब्जर्व हो सकती है। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा एन यहाँ पे क्या है? हाँ, n2 - n1। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। पहली चीज ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा तो इट इज गोइंग टू बी सिंपली n2 - n1। यहाँ पे हम मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं। अभी समझो, इससे क्लैरिटी आएगी। मैं कह रहा हूं 5 से 1 जा रहा है बंदा। 5 से 1 जाने में कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट हो सकती हैं, बन सकती हैं? कौन कौन सी डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व करी जा सकती हैं व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम 5 to 1? हम कहेंगे भाई 5 से डायरेक्टली 1 पे जंप कर जाए, हो सकता है 5 से 2 पे कर जाए, हो सकता है 5 से 3 पे, हो सकता है 5 से 4 पे। ये पॉसिबिलिटीज हैं जब वो 5 से लोअर पे जंप कर रहा है। और क्या पॉसिबिलिटी है? 4 से डायरेक्टली 1 पे जंप करे, 4 से 2 पे करे, 4 से 3 पे करे। और पॉसिबिलिटी क्या है? 3 से 2 पे करे, 3 से 1 पे करे, 3 से 2 पे करे, 2 से 1। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एटम्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर एक में 5 to 2 जंप कर गया तो उसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है 2 to 1। वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एटम्स की मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्जर्व करी जा सकती हैं। एंड यू विल गेट योर आंसर एज 5 to 1 में डेल्टा एन वैल्यू डालो 4, 5 - 1 डालोगे यू विल गेट 10। इनको ऐड करो 10 ही आएगा। 4 + 3 + 2 + 1 10। हाँ है ना? तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। क्वेश्चन में ये तो है 5 से 1 जा रहा है, 5 से 1 ट्रांजिशन में हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल? तुम्हें ये डायग्राम समझ नहीं आया बेटा? हाँ, तो और क्या दिक्कत आई? यही तो लाइन, ये लाइंस नहीं समझ आई।
बेटा ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम केसेस देख रहे हैं। 5 से जंप कर रहा है 1 पे, राइट, मतलब फाइनली 1 पे जंप कर रहा है। हम कह रहे हैं जब वो 5 से 1 जा रहा है कौन कौन सी वेवलेंथ पॉसिबल है। हम कहेंगे ये हो सकता है 5 से 4 जाए, 4 से 3 जाए, 3 से 2 जाए, 2 से 1 जाए, राइट। ये भी हो सकता है 5 से 4 जाए, 4 से सीधा 1 जाए, या 5 से 3 जाए, 3 से सीधा 1 जाए, 5 से 2 जाए, 2 से 1 जाए। लेकिन ये हम बात करें डिफरेंट वेवलेंथ कौन सी पॉसिबल है। इनमें 2 से 1 तो बहुत बार आया है ना, उसको हम एक ही काउंट करेंगे। समझे नहीं समझे, क्लियर है यहां तक। तो हमने ये देखा कौन कौन सी डिफरेंट वेवलेंथ आर पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5 to 1। तो वो हमने इस तरीके से निकाला, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। यहाँ पे डेल्टा एन क्या आ जाएगा, 5 - 1 4, है ना बेटा। अब हम फॉर्मूले में डालेंगे डेल्टा एन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 4 + 1 5/2, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यू विल गेट द आंसर एज 10। यू विल हैव टोटल 10 लाइंस आर पॉसिबल। एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनना, 5 to 1 जा रहा है, नो ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज, नो ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज बच्चों, केस बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला मत लगाने की कोशिश करना, फॉर्मूले से गलत आंसर दोगे। बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन नहीं है। हम कहेंगे यार ये भी आसान है, डायग्राम बना के देख लो, जो हमने चार्ट बनाया था अभी। काम की चीज जो है वो मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर गलत होएगा नहीं तो। हम कहेंगे भाई 5 to 1 किया, 5 to 3 किया, 5 to 4 किया, 5 to 2 नहीं किया बेटा, बाल्मर सीरीज में लाइक कर रहा है। 4 to 1 किया, 4 to 3 किया, 3 to 1 किया। अब गाइस आर दीज द ओनली केसेस, डू वी हैव टू इंक्लूड 2 to 1, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बाल्मर में गया नहीं तो बाल्मर से नीचे आया नहीं। समझ में आया नहीं आया बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बाल्मर को मना कर रहा है तो बाल्मर से होने वाले नीचे वाले ट्रांजिशन है वो भी हटेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, गुड। तो टोटल आंसर विल बी 6 लाइन, गुड। हाँ बेटा समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। बेटा ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है, नॉर्मली हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। रिमूव इलेक्ट्रॉन, energy required to, sorry, energy required to remove electron, to, hold on, energy required to remove electron from its ground state in an atom. ओके गाइस, ग्राउंड स्टेट हो गया n = 1, हाँ है ना बच्चों। हम कहेंगे यार फॉर्मूला लगाओ, हमें एनर्जी चेंज तो पता है, अभी फॉर्मूला निकालते हैं। n1 1 डालो, n2 को क्या डालोगे, इंफिनिटी, राइट। तो हम कहेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z², 1/1² - 1/∞²। हम कहेंगे बेटा ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो डू यू रियलाइज यू विल हैव 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z², हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 13.6 z², हाँ या ना बच्चों। क्लियर है गाइस, दिस इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा बच्चों एक चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद व्हिच अ इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसको ऐसे समझो कि यार सपोजिंग -13.6 इज द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। उसको कितनी एनर्जी दोगे कि वो अनबाइंड हो जाए, 13.6 दोगे, 0 पे पहुंच जाएगा, 0 मींस इंफिनिटी।
तो एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच इट इज बाउंड, इसको हम नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी कह सकते हैं। मतलब अगर -13.6 है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 13.6 है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? गुड गाइस, दैट्स नाइस।